नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और लास्ट की क्लास में हमने वर्क के बारे में स्टडी किया था कि फिजिक्स में वर्क क्या होता है। तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया था कि जो आपका वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट एस होता है। ओके, और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये क्या है, एफ एस कॉस थीटा होता है। फिर हमने बोला था कि अगर आपका वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, आपका वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब आपका एंगल जो थीटा है वो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। वर्क डन आपका जीरो कब होता है, जब आपका थीटा 90 डिग्री हो। और वर्क डन आपका नेगेटिव कब होता है, जब आपका जो थीटा है वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा या उसके बराबर हो। तो ये आपके हमने सॉल्व कर दिए थे और ये पढ़ लिए थे। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कर दिए थे। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं और एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे, यहां पर देखिए जरा से कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5 न्यूटन। फोर्स आपको दिया है इसका 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, वर्क डन दे दिया कि कितने जूल का हो रहा है, 25 joule, the angle which of the force make with the direction of motion of the body is, है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि आप थीटा फाइंड आउट करो कि आपने थीटा किस पर लग रहा है। मान लो जैसे ये बॉडी है, ओके, और इस पर एफ फोर्स आपने अप्लाई कर दिया और फोर्स आपको दिया है 5 न्यूटन का, ये एंगल मान लो थीटा है। और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसने दे दिया, वो कितना है आपका 10 मीटर। और वर्क डन भी आपको दे दिया। तो हम जानते हैं बच्चों फॉर्मूला कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन एफ इंटू एस। एफ का मैग्नीट्यूड है और एस का मैग्नीट्यूड है, एफ का मैग्नीट्यूड और एस का मैग्नीट्यूड। तो वर्क डन कितना दिया है, 25 जूल, डिवाइडेड बाई फोर्स कितना दिया है, 5 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है, 10, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 है। अब देखो ये 5 पंजे 25 और 5 दूना 10, तो यहां पर कितना आ गया, ये cos थीटा बराबर 1/2। और 1/2 किसका मान होता है बच्चा, cos में cos 60 का मान 1/2 होता है। यस एंड नो, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया बच्चा, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर, जस्ट ए सिंपल प्रश्न जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। कई बार आपको थीटा दे देगा, वर्क डन पूछेगा, कई बार आपको फोर्स पूछ देगा एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके का प्रश्न भी आप जरा सोचना कि ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस द इन द प्लेन फॉलो इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये आपके लिए होमवर्क है, जरा इसको देखना बच्चा। ओके, होमवर्क है, सॉल्व करना इसको, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अब अभी तक जो आपने पढ़ा था, अभी तक आपने जो पढ़ा था बच्चों, जरा समझो कि जो वर्क डन है, जब हम, ये बॉडी है जिसका मास m है, ओके, अगर हम इस पर एफ फोर्स अप्लाइड कर रहे थे, एफ फोर्स मान लो 5 न्यूटन अप्लाइड कर रहे थे, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और बॉडी कहीं जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। और हमने वर्क डन निकाल दिया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस है, जिसको ओपन करके हम क्या लिख रहे थे, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है बच्चों, वास्तविक जीवन में जो ये फोर्स लगता है ये कांस्टेंट नहीं होता। यहां पर ये फोर्स कांस्टेंट था,
ये फोर्स क्या था बच्चा, कांस्टेंट था। लेकिन देखो जैसे आप कुछ काम करते हो ना, तो पहले आप बहुत जोश में काम करते हो तो ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करते हो, लेकिन जैसे जैसे बॉडी आगे जाती है आप थक जाते हो, तो तुम्हारा फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यस एंड नो। और कोई साथी आ गया तो और फोर्स बढ़ गया। मतलब कि जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स हो जाता है। कैसा फोर्स हो जाता है, वेरिएबल फोर्स हो जाता है। जैसे वेरिएबल फोर्स कैसे होगा, एग्जांपल F इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया कि टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप। अब बच्चों ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कैसा है आपका, जरा सोचो तो। ये फोर्स आपका समय के साथ चेंज हो रहा है बच्चों, समय के साथ ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो रही है, चेंज हो रही। कैसे पता लगा सर, ये 1 सेकंड में ये टी1 रखोगे, 2 सेकंड में टी2 का 4i और 2j हो जाएगा, 3 सेकंड में 9i और 3j हो जाएगा। मतलब फोर्स लगातार समय के साथ बदल रहा है, तो ये फोर्स कैसा हो गया बच्चा, वेरिएबल फोर्स हो गया। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो फिर वर्क डन कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ऑल दो जब आपका वेरिएबल फोर्स होता था, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, और लिमिट R1 टू R2। इस तरीके से अगर 1 डायमेंशनल में है तो डी आर की जगह डी एक्स हो जाएगा, 2 डायमेंशनल में है तो डी एक्स प्लस डी वाई हो जाएगा, 3 डायमेंशनल में है तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो बच्चों वेरिएबल फोर्स में फॉर्मूला कैसा होने वाला है वो हम देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मोर कॉमनली फोर्स वेरिएबल। तो देखो जैसे यहां पर देखो, यहां देखिए आप एक बार, यहां देखिए एक बार कि जो आपका ये वाई अक्ष में आपका फोर्स है और एक्स अक्ष में आपकी डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट समझो आप इसको। और देखो पहले फोर्स इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो, यहाँ पर फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, फिर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, डिस्टेंस बदल रहा है। मतलब जो ये फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चा, वेरिएबल फोर्स है। ओके, वेरिएबल फोर्स है। तो अगर वर्क डन निकालना तो अंडर द कर्व, मान लो मैंने स्मॉल एक स्ट्रिप लिया था, इस स्ट्रिप में मैं मान रहा हूं कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। यस एंड नो, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब मुझे पूरे के कारण निकालना है तो इसको क्या कर देते हैं बच्चा, इंटीग्रेट कर देते हैं, या सिग्मा 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 प्लस कर देते हैं। तो अगर क्योंकि ये फोर्स कंटिन्यूअसली जा रहा है, आपका बदल रहा है, तो सिग्मा को मतलब जो समेशन है उसको इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं बच्चा, चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज कि यहाँ पर चीजें आपको बताई गई है, तो आप समझिए उस बात को कि यहाँ पर एफ एस मान लो कांस्टेंट ले लिया एक स्मॉल स्ट्रिप डी एक्स के लिए, और उसके कारण वर्क डन जो होगा स्मॉल डी डब्ल्यू होगा, या डेल्टा डब्ल्यू एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। अब पूरे के कारण निकालना कि टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन बाय एडिंग रेक्टेंगुलर एरिया, जो ये स्ट्रिप है इनको और ऐड करिए तो समेशन कर दिया। अब क्योंकि फोर्स आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो ये समेशन किस में चेंज हो सकता है बच्चा, इंटीग्रेशन में चेंज हो सकता है। और एक चीज और, वर्क डन बराबर समेशन एक्स आई से एक्स एफ तक जा रहा है, एफ एक्स डी एक्स, और बच्चा इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द एफ एक्स कर, ये क्या देता है बच्चा आपको, वर्क देता है। ये क्या देता है आपको, वर्क देता है। एरिया अंडर द एफ एक्स कर गिव्स अस द टोटल वर्क डन बाय गिवन वेरिएबल फोर्स। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो वर्क डन जो आ गया आपका कि डेल्टा एक्स, मतलब जो स्टिप थी वो बहुत ही बारीक थी, मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या कर रहा, जीरो कर रहा, जीरो तो नहीं है लेकिन टेन टू क्या कर रहा बच्चा, जीरो कर रहा है। ओके, 10 टू क्या कर रहा, जीरो कर रहा। और यही चीज किसमें अगर फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो कंटिन्यूम है, तो यही समेशन किसमें चेंज हो गया बच्चा, इंटीग्रेशन में चेंज हो गया है। तो जब आपका वेरिएबल फोर्स है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ओके, डेल्टा का डी एक्स हो जाएगा एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है बच्चा।
यस एंड नो। तो यही कि वेरिएबल फोर्स के लिए टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है तो आप आराम से निकाल सकते हो, थ्री डायमेंशनल है तो आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, ओके, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर अभी हम थोड़ी सा इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो एक प्रश्न मैं यहां पर करता हूं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, यस, इफ फोर्स F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप, ओके, अप्लाइड ऑन, ठीक है, अप्लाइड ऑन ए बॉडी which is displaced from x is equal to 2 meter to 4 meter. Find work done by given force. Find work done by given force. तो दैट इज द, यहां पर हम इसको अच्छे से लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। ओके, तो F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप ये दिया हुआ है, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ बच्चा dx। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट एक्स आई टू एक्स एफ, और क्या होता है एफ इंटू डी एक्स। यस एंड नो। अच्छा, आपको इसमें डिस्प्लेस फ्रॉम इतने टू इतना, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी, और आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट कहां से, आपकी बॉडी x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक हो रहा है। यहां पर बना देता हूं मैं, या समझो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं मैं। तो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन, ये लोअर लिमिट कितनी है, ये एक्स आई है, ये एक्स एफ है, ठीक है। यहां पर देखो तो ये कितना हो गया, 2 इंटीग्रेशन 2 टू 4 एफ, एफ कितना है, एक्स स्क्वायर इनटू, हाँ, बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम एक्स आई 2 मीटर टू इतना मीटर इन एक्स डायरेक्शन कर दो इसको, इन एक्स डायरेक्शन। तो डी एक्स आपका किस डायरेक्शन में है, आई कैप में है। तो ये एक्स स्क्वायर आई कैप डॉट जो आपका डी एक्स है, दरअसल ये क्या है, डी एक्स आई कैप है। ओके बच्चा, तो यहां पर आई कैप मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन 2 टू 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3, और बच्चों लिमिट कहा 4 टू 2 टू 4, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 1/3, और ये क्या हो गया, एक बार अपर लिमिट एक्स की पावर 3, यहाँ पर 2 टू 4। अब देखो जरा से सॉल्व करना पड़ेगा इसको तुम्हें। क्या होगा बच्चा, इज इक्वल टू 1/3, और एक x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, मतलब x की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, एक बार लो अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो ये कितना हो गया 1/3, ये कितना हो गया, 4 चुको 16, 16 चक्को 64, 64 माइनस 2 टू 4 टू जा 8। ओके, तो कितना हो गया ये 1/3, और 64 में से 8 56। यस एंड नो। तो ये वर्क डन इतना जूल आ गया, बस ये इतना जूल आंसर आपका आ गया है। तो मतलब यहां पर वेरिएबल फोर्स था, इसलिए आपने इस तरीके से सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार आप इसको समझिए। अब इसमें हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि वर्क डन हमने पढ़ दिया। अब बात आती एनर्जी की। किसकी बात आती बच्चा, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज द एनर्जी कहते हैं। या द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल अमाउंट वर्क इट कैन डू, इट्स एनर्जी इज रिलीज।
है ना, वो वर्क कर सकता है जितनी एनर्जी उसमें रिलीज होती है। तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल, है ना। ओके, जैसे वर्क की यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। आप जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, मतलब 1 अर्ग इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा 10 टू द पावर -7 जूल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चा आप देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जैसे डैम में पानी भरा हुआ है तो पोटेंशियल, और रुका हुआ है डैम का पानी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही आपने छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड होगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी, माना हीटर जला है किस फॉर्म में? हीट में। बल्ब जला है तो लाइट एनर्जी। मैं बोल रहा हूं तो साउंड आ रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। केमिकल एनर्जी, आपका सेल टॉर्च जलाते हो, सेल में केमिकल एनर्जी आपकी उसमें होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। एनर्जी के न्यूक्लियर एनर्जी डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ मैकेनिकल एनर्जी की बात करनी है, और मैकेनिकल एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चा? कि जब बॉडी मोशन करती है उसके कारण उसमें जो एनर्जी पॉजेस्ड होती है, स्टोर होती है, वो मोशन के कारण जो एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू इट्स मोशन। ओके बच्चा, इट इज द मेजर ऑफ वर्क ऑफ बॉडी कैन डू बाय वर्च्यूज ऑफ इट्स मोशन। किसी भी दुनिया में किसी भी एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ता है और तब वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर, काइनेटिक एनर्जी के वही वर्क डन एनर्जी के रूप में क्या होता है? स्टोर। तो जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी, कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कि जैसे एग्जांपल कि क्रिकेट की बॉल है, जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो एक क्रिकेट की बॉल अगर मोशन में है तो उसमें क्या होगी बच्चा? काइनेटिक एनर्जी। देखो ये बालक ने इसको पकड़ा, ओके बच्चा, और ये पीछे हाथ खींचे तो काइनेटिक एनर्जी को इसने किसमें? अपने हाथ में ले लिया, तो दैट इज द मोशन के कारण क्या हो गया बच्चा? ये काइनेटिक, मतलब ये बॉडी मोशन कर रही है तो इसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी का हमें क्या निकालना? फॉर्मूला निकालना। तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते हो कि अगर किसी बॉडी का मास m है इस पर, और ये v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? हाफ mv²। लेकिन ये आता कहां से है? और मैंने कहा कि कोई भी एनर्जी को पहले वर्क डन करना पड़ता है और फिर वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के रूप में किसी भी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड आउट करिए। तो देखो कि मान लो कोई बॉडी थी, यहां पर देखिए कि यहां पर एक बॉडी थी, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, और t इज इक्वल टू 0 पर ये यहां पर था, इसका मास m है। अब क्या तुमने F फोर्स लगाया तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और बॉडी यहां से भाग के यहां पहुंच गई, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और फोर्स इस पर F लग रहा है जो कांस्टेंट है। अब t इज इक्वल टू टाइम क्या हो गया? t, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा? s। तो इस फोर्स ने इस पर कितना कार्य किया? तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। ऑल दो मैं इसको F डॉट S से लिखता तो ये क्या हो जाता? F डॉट S, F S cos 0 की वैल्यू 1, तो Fs हो जाता। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता? मास इंटू एक्सेलरेशन। वही चीज यहां पर लिखी, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू s। मास ले लिया as, तो दिस इज द वर्क डन। कि इस बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? m इंटू ए इंटू एस, जहां m मास है बॉडी का, a क्या है? एक्सेलरेशन बॉडी का। एक्सेलरेशन मतलब इसका वेलोसिटी किस रेट से चेंज हुआ? जब आपने इस पर F फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है। s क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब वी नो दैट कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, यस एंड नो। यहां से as निकालो, तो as निकालो तो यहां से क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। तो as बराबर क्या हो गया? हाफ v² माइनस u², ये लिख लिया। as बराबर हाफ v² माइनस
यू। अब यही ए एस उठा के कहां रख दो, यहां पर रख दो। तो यहां पर वैल्यू रखी आपने, तो क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू एम हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब फाइनल का वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। और बच्चों यही चीज आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। दिस वर्क डन इज पोजेस्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता। और जनरली इसको काइनेटिक ना हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसको एक जनरल वेलोसिटी दे देंगे कि अगर मान लो इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी तो यू क्या हो जाएगा, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये चीज आपकी आ गई बच्चों। तो ये काइनेटिक एनर्जी दरअसल क्या है कि बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जब आपने एफ फोर्स लगाया उसके कारण जितना वर्क डन हुआ वही वर्क डन क्या हो गया बच्चा, काइनेटिक एनर्जी के तरीके से इसने ले लिया है। ओके अब कुछ नोट्स है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। जिसका मास जितना ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यस एंड नो बच्चा। ओके अगर मास डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। अगर मास को आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो बच्चा डबल, दो दुना चार, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। यस एंड नो। और अगर इफ मास को आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर जो दरअसल होगा ये वी डॉट वी होगा, तो बच्चा ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव होगी लेकिन उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, और जैसे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और वो डॉट प्रोडक्ट निकलता है तो वो स्केलर निकलेगा वी डॉट वी, इसलिए। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों। इससे हम बहुत सारे प्रश्न क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चा, कि अगर किसी बॉडी पर कि कोई भी फोर्स द्वारा किया गया कार्य है तो टोटल वर्क डन ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर देखिए कि जैसे ये है कि अगर किसी बॉडी पर इंटरनल फोर्स लग रहे, एक्सटर्नल फोर्स लग रहे, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे, मैग्नेटिक फोर्स लग रहे, उनके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहां से तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको प्रूफ करने की तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज बॉडी टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स, उस पर सारे फोर्स द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होता है बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इससे बहुत सारे प्रश्न हम क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज ये बताना चाह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर फोर्स वहां पर कांस्टेंट के बजाय क्या है,
वेरिएबल फोर्स है तो क्या काइनेटिक एनर्जी ये है, तो डी के इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करो तो डी के अपॉन डी टी, डी बाई डी टी हाफ एम भी स्क्वायर, तो ये हाफ एम तो कांस्टेंट है, तो हाफ एम बाहर निकाला आपने, यहां पर देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ओके इसको लिख सकता, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हाफ एम और v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2v, और v को क्या करेंगे बच्चा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt, t के रिस्पेक्ट में, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया mv, ये कैंसिल नहीं होगा, mv dv अपॉन dt, देखो mv dv अपॉन dt, ऑल्दो dv अपॉन dt को मैं a लिख सकता हूं, कोई बात नहीं, m और ये dv अपॉन dt इंटू v। अब देखना कि यहां पर ये जो dv अपॉन dt है ये एक्सेलरेशन है, तो ये एम ए इंटू वी, एम ए इंटू वी, एम ए क्या होता है फोर्स, फोर्स और ये v क्या है वेलोसिटी, तो v को लिख सकता हूं मैं dx अपॉन dt, तो d के अपॉन dt बराबर क्या हो गया बच्चा f, v क्या, v को क्या लिख सकता हूं मैं dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt लिख लिया, दोनों तरफ का dt गया, तो d के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f इंटू dx, वर्क डन, वही तो चीज है ये, अरे यस नो इंटीग्रेट कर दो इसको, ये के आई से के एफ और ये x1 से x2, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, डिफरेंस इंटीग्रेट करके, और यहाँ क्या है x इंटीग्रेशन xi टू x f dx, और यही तो वर्क डन होता है, ये वेरिएबल वर्क डन का फॉर्मूला है, तो दैट्स इट, ओके तो मतलब आपका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी is equal to change in kinetic energy of the body, क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बशर्ते वो फोर्स चाहे आपका कंजर्वेटिव हो, चाहे आपका नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे आपका इंटरनल फोर्स हो, चाहे आपका एक्सटर्नल फोर्स हो, या सर चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सो ऑन, उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, एकदम क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और कल नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व करेंगे, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।